वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। हम लोग क्लास 8 चैप्टर साउंड की स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें सेकंड पार्ट में देखते हैं हाउ वी हियर साउंड। हम लोग साउंड को सुनते कैसे हैं। देखिए, हम लोगों के पास जो सुनने का इंस्ट्रूमेंट है वो है हम लोगों का ईयर। अगर हम ईयर की स्टडी करें, अगर हम ह्यूमन ईयर की स्टडी करें तो उसमें हमें तीन पार्ट मिलता है: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आपका जो आउटर ईयर है, जो ये पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। और उसके बाद एक ट्यूब जैसी डिजाइन होती है जिसमें हम लोग कोई भी चीज डाल करके साफ करते हैं, या जिसमें हम लोग ऑयल या लिक्विड पोर्शन को डालते हैं। तो जहां पर ऑयल और लिक्विड पोर्शन रुकता है, वो पाइप जैसी एक डिजाइन होती है, उसको बोलते हैं ईयर ट्यूब। तो ये जो आपका एक्सटर्नल ईयर है, आउटर ईयर को ही हम लोग एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं। तो आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर में दो पार्ट होते हैं, ओनली टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द पिन्ना एंड सेकेंड पार्ट इज द ईयर ट्यूब। देखिए, ये जो ईयर पिन्ना है इसका फंक्शन है। ईयर पिन्ना क्या करता है कि साउंड को कलेक्ट करके ट्यूब के अंदर भेजता है। जैसे आप देखिए, यहां से इसको अगर ऐसे घुमाइए तो ये इसके अंदर जाता है, ऐसे अंदर। तो साउंड ये क्या करता है कि एक तरह का एब्जॉर्बर है, ये एब्जॉर्ब करके जो साउंड की वाइब्रेशन होती है उसको ट्यूब के अंदर भेजता है। ठीक, तो ये ईयर पिन्ना का काम हो गया। ट्यूब क्या करती है, ट्यूब उस वाइब्रेशन को अंदर की तरफ लेके जाती है। द eardrum is the tightly stretched membrane that separates the outer ear from the middle ear। ये ट्यूब जहां पर जाकर के खत्म होती है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कान है, ये हमारा ईयर पिन्ना है। ठीक, उसके बाद ये ट्यूब अंदर जाती है। ये ट्यूब जहां पे जाकर के खत्म होती है वहां पर ऐसी डिजाइन होती है, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। इससे पहले का जो पार्ट है वो आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर होता है। इसके बाद का जो पार्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मिडिल ईयर। आइए अब देखते हैं मिडिल ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री इंटरलॉक्ड बोन। तीन बोन इसमें लगी होती हैं। देखिए, इसमें एक बोन आपकी होती है ऐसे, फिर दूसरी बोन होती है ऐसे, और तीसरी बोन फिर होती है ऐसे। ये तीन बोन जो है, थ्री बोन्स, यहां पर इंटरलॉक्ड सिचुएशन में होती हैं। इनर बोन इज द कनेक्टेड टू द इनर ईयर। जो ये इनर बोन है, ये जो सबसे लास्ट वाली बोन है, ये जो सबसे लास्ट वाली बोन है, इसको इनर बोन बोलेंगे। और ये कहाँ कनेक्ट होगी, ये इनर ईयर में कनेक्ट होगी। जो थर्ड पार्ट है ईयर का, इनर ईयर का, उस इनर ईयर में जाकर के कनेक्ट हो जाती है थ्रू द टीनी विंडो। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी विंडो जैसी डिजाइन होती है, वहां पर ये जो इनर बोन है, इनर बोन को स्टिपस भी बोलते हैं। लास्ट की जो बोन है, जो सबसे किनारे वाली ये बोन है, जो इसमें आपका टीनी विंडो में टच हो रही है, उसको हम लोग स्टिपस भी बोलते हैं। तो स्टिपस जाकर के यहां पर अटैच हो जाती है। अब यहां से जो आपका पार्ट स्टार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये हो गया मिडिल ईयर। ये वाला जो पार्ट आपका था, ये हो गया आउटर ईयर। यहां से जो आगे की डिजाइन है वो डिजाइन स्टार्ट होगी इनर ईयर की। यहां से स्टार्ट होगा अब आपका इनर ईयर। इनर ईयर में तीन चीजें होती हैं, थ्री थिंग्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द क्वाइल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग। एक चीज ही आपकी है क्वाइल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग। क्वाइल जैसा ऑर्गन होता है जो सुनने का काम करता है। दूसरा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर, इसमें सेमी सर्कुलर का मतलब हाफ मुड़ी हुई कैनाल्स होती हैं। और उसके बाद थर्ड वन इज व्हिच आर द ऑर्गन्स ऑफ द बैलेंस एंड द ऑडिटरी नर्व्स। और इसमें क्या होता है, ऑर्गन होता है व्हिच आर द ऑर्गन ऑफ द बैलेंस एंड द ऑडिटरी नर्व्स। यहीं से ऑडिटरी नर्व्स निकली हुई होती। अब देखिए, यहां पर होता क्या है कि इस तरह से 3.5 चक्कर लगाती हुई, एक, दो, और इस तरह से चक्कर लगाती हुई, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाली जो डिजाइन है इसी को बोलते हैं क्वाइल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ये है आपका क्वाइल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग। और यहीं से ये जो मस्कुलर पोर्शन होता है, ये इसी पर इस तरह से हाफ सर्कल्ड बोन होती हैं, हाफ सर्कल्ड कैनाल होती हैं। और यही जो हाफ सर्कल कैनाल है, ये क्या करती हैं, हम लोगों का बैलेंस करने का काम करती। जैसे आप दोनों कानों में अगर उंगली डालें और उंगली डाल के बंद करें कि आवाज ना सुनाई दे, तो आपको अजीब सा लगता है, जिससे बैलेंस नहीं बन पाता। ये कान क्या करता है, एक तरह से हम लोगों का बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। जो हम लोग अगर चलते हैं, अगर जैसे आपकी गर्दन ऐसी हो तो आपको अजीब लगेगा।
इस क्यों? क्योंकि ये डिसबैलेंस हो जाता है, ये हमको सेंस भेजता है ब्रेन को कि ये डिसबैलेंस है, इसकी बॉडी डिसबैलेंस है। इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। और उसके बाद फिर आपका आता है यहीं से एक सेंसरी नर्व ऐसे ब्रेन में गई हुई होती है, ये सेंसरी नर्व ब्रेन में गई होती है, इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑडिटरी नर्व्स। ये जो नर्व गई हुई है इसी को आपको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। तो ये आपका हियरिंग पोर्शन था, जो ह्यूमन बीइंग का ईयर है, ईयर के हियरिंग पोर्शन है। ये आप लर्न करके रखिएगा तीन चीज, क्वाइल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और तीसरी चीज होती है ऑडिटरी नर्व्स, जो कि इनर ईयर में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर, तो आप लिख सकते हैं क्वाइल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और उसके बाद ऑडिटरी ऑर्गन्स। ये तीन चीजें इनर ईयर में प्रेजेंट होती हैं और हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। आइए हम लोग अब ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड को पढ़ते हैं। देखिए जो साउंड है, अगर हम इसको 2 टाइप से डिवाइड करें तो होगा एक ऑडिबल साउंड और एक होगा आपका इनऑडिबल साउंड। ठीक, ऑडिबल साउंड में वो होगा जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा सुना जा सकता है, जो हम लोग सुन सकते हैं उसको ऑडिबल साउंड में रखते हैं। दूसरा आपका आता है इनऑडिबल साउंड। ये जो आपका इनऑडिबल साउंड है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो आपका इनऑडिबल साउंड है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है अल्ट्रासोनिक और दूसरा पार्ट आपका होता है इंफ्रासोनिक। एक आपका होता है अल्ट्रासोनिक और ये आपका होता है इंफ्रासोनिक। चलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी के बेस पर जरा डिवाइड करके देखते हैं। देखिए जो इंफ्रासोनिक साउंड है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम साउंड को इंफ्रासोनिक बोलते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को हम लोग ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की साउंड बोलते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की जो साउंड है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा सुनी जाती है, हम लोग इसको आसानी से सुन लेते हैं। अब ये इंफ्रासोनिक साउंड जो है, जो इंफ्रासोनिक साउंड है इसको व्हेल, एलिफेंट और हिप्पोपोटामस, ये जो एनिमल्स हैं ये अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, अपने कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। फिर आपका आता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में आप देखिए अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा। हम लोगों के पेट में या इंटरनल आर्गन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते, वो बोलता अल्ट्रासाउंड कराओ। तो अल्ट्रासाउंड में जिस वेव का यूज होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव ही यूज में आती, इसीलिए उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। यहां पर हमने लिखा इंपॉर्टेंस में, इट इज यूज टू मेक इमेजेज इनसाइड बॉडी। जो हम लोगों की इनसाइड की बॉडी होती है उसकी इमेजेस लेने के लिए होता है। दूसरा, फ्लॉज इन द मेटल एंड स्ट्रक्चर। जैसे अगर मान लीजिए किसी मेटल में कोई क्रैक पड़ गया है, मान लीजिए आपको मेटल का क्रैक दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पानी डालने पर क्या होता है, रिस के बाहर चला आता है। इस तरह से क्रैक को जानने के लिए इस अल्ट्रासोनिक रेज का, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव को सुन कौन कौन से जानवर सकते हैं, तो यहां पर लिखा है कि टू हियर बाय द डॉग्स, बैट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये जो है अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन लेते हैं। और अल्ट्रासोनिक साउंड आपकी क्रिएट होती है जब अर्थक्वेक आने वाली होती है, तो उस समय अल्ट्रासोनिक साउंड अर्थ से क्रिएट होती है, जिसको डॉग, बैट, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, ये सब एनिमल्स जो है उसको सुन लेते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। पहले के टाइम में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इन्हीं जानवरों के हिसाब से ऐसे देख करके हम लोग अंदाजा लगाते थे कि कैसे जो है अब भूकंप आने वाला है या आपका अर्थक्वेक आने वाला है। अब चलिए देखते हैं जरा कुछ और पॉइंट्स। साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड जो है, साउंड की जो वेव है, साउंड वेव जो है इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिना मीडियम के साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे आप देखते होंगे, जैसे कार के अंदर कोई आदमी बैठा और बाहर से आप बोलते रहे, अंदर से वो बोलता रहे, सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि मीडियम हवा इस पार से उस पार नहीं जा सकती है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि साउंड वेव को मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि लाइट वेव को मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्पीड ऑफ साउंड,
स्पीड ऑफ साउंड में सबसे कम स्पीड होती है गैस में, उससे ज़्यादा स्पीड होती है लिक्विड में, और उससे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में। गैस में, एयर में जो इसकी स्पीड है वो है 340 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से लिक्विड में अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसकी होती है। फिर सॉलिड में सबसे ज़्यादा जिस सॉलिड में साउंड वेव की स्पीड होती है वो होता है स्टील, इसमें इसकी स्पीड 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। आइए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। आइए हम लोग इको देखते हैं। पहले देखते हैं इको क्या है। आपने देखा होगा कि जैसे एक बड़ा सा हॉल हो तो उसमें अगर हम बोलें तो साउंड ऐसे लगता गूंजती है, या कोई वेल हो उसमें अगर आप आवाज़ दें तो ऐसे लगता जो साउंड है वो रिवर्स होकर के हमारे पास आती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इको। अब हमें ये देखना है कि ये जो मिनिमम टाइम है या मिनिमम डिस्टेंस है कैसे इको क्रिएट होती है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, देखिए एक पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारे कान दो साउंड को परफेक्टली डिटेक्ट करने के लिए 1/10 सेकेंड का समय चाहते हैं। मतलब हमारे कान पर जैसे एक साउंड पड़ी, उसके 1/10 सेकेंड बाद अगर दूसरी साउंड पड़ेगी तो हम साउंड को डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर इससे कम समय में दूसरी साउंड आके पड़ जाती है तो दोनों साउंड मिक्स हो जाएंगे, हमें परफेक्ट सुनाई नहीं देगी साउंड। तो दैट मीन्स मिनिमम टाइम, जो मिनिमम टाइम है वो है हमारा 1/10 सेकेंड। मिनिमम टाइम इज इक्वल टू द 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एयर में जो साउंड की स्पीड है, एयर में जो साउंड की स्पीड है वो आपकी है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, मिनिमम डिस्टेंस जहां से एक इको क्रिएट होगी और हमें साउंड सुनाई देगी तो वो आपकी होगी 340 इंटू, दैट मीन्स डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इंटू 1/10। यहां से कट जाएगा, दैट मीन्स 34 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। बट अगर मान लीजिए साउंड जाती है और जा करके वापस आती है, जा करके वापस आती है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर हम 34 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 मीटर, ये आपका हो जाएगा 17 मीटर। दैट मीन्स अगर एक आदमी कोई यहां से साउंड क्रिएट करता है तो और यहां पर कोई वॉल लगी है तो इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17 मीटर होनी चाहिए। अगर 17 मीटर होगी तो यहां पर साउंड वापस आकर के इस आदमी को सुनाई देगी और इसी को हम लोग बोलते हैं इको। तो दैट मीन्स अगर सीधी साउंड जा रही है और वापस लौट करके आ रही है तो दोनों के बीच में, अब इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो साउंड क्रिएट कर रहा है इसको बोलेंगे सोर्स, सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में मिनिमम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए इको क्रिएट करने के लिए और परफेक्ट साउंड को सुनने के लिए। ये तो आपका इको हो गया। दूसरी चीज आती है साउंड का एब्जॉर्प्शन। जैसे हम लोगों के घरों में जनरली व्हाइट वॉश होता है तो आपने देखा होगा कि जब घर में पर्दे लगे होते हैं और सारी चीजें होती हैं, बेड रखा हुआ होता है, सोफा रखा होता है, तो हम लोग जनरली बातचीत करते हैं तो इको क्रिएट नहीं होती। अब जैसे उन सब चीज़ों को हटाकर व्हाइट वॉश करने के लिए हटा देते हैं, बाहर निकाल दिया, उसके बाद जब हम घर में बोलते हैं तो बहुत सारी इको क्रिएट होती है, बहुत सारी इको क्रिएट होती। अब रूम वही है, इको क्रिएट होने लगी, क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी थिंग्स हमारे पास होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, वो जो हमारा वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एयर में जो वाइब्रेशन होता है, हमारे साउंड के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो सब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोई भी चीज़ हो वो क्या करती है, साउंड वेव को एब्जॉर्ब करती है। तो इसी यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से इको क्रिएट होना बंद हो जाता है और इसी को बोलते हैं साउंड वेव का एब्जॉर्प्शन। या जैसे मान लीजिए कि आप मंदिर जाते होंगे, घंटा बजाते होंगे, जैसे आपने घंटे को बजाया, ऐसे मार के छोड़ दिया तब तो टिन आवाज आती रहेगी। आपने उसको क्या किया, ऐसे बजाया और तुरंत पकड़ लिया तो वो आवाज जो टिन की लंबी आवाज आती है वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो वाइब्रेशन था, वाइब्रेशन की एनर्जी आपने अपने हाथ से
होल्ड कर लिया, तो उसकी जो वाइब्रेशन की एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो गई। इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से ही साउंड जो है, साउंड का इको वीक हो जाता है या साउंड का इको ऑफ हो जाता है। इसीलिए जब बड़े बड़े जो हॉल होते हैं उनकी जो सरफेस होती है या तो उन पे कारपेट लगा दिया जाता है और या तो फिर उनकी वॉल्स को रफ बनाया जाता है, नहीं तो इको इतना ज़्यादा क्रिएट होती है कि साउंड परफेक्ट सुनाई नहीं देती हैं। जैसे हम लोग कोई ऑडिटोरियम या कोई हॉल बनाते हैं इस तरह से, और अगर कोई सिनेमा हॉल बनाते हैं तो उसमें इको की ज़रूरत होती है, इको क्रिएट करना होता है, तो वॉल्स को क्या करते हैं, स्मूथ बनाते हैं जिससे उसमें इको क्रिएट हो। आइए अब हम लोग देखते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन। वी प्रोड्यूस साउंड इन द लैरिंग्स ऑफ आवर थ्रोट। हम लोगों की जो साउंड निकलती है वो थ्रोट से निकलती है। थ्रोट में लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी वोकल कार्ड से बना हुआ होता है। और वोकल कार्ड कितनी होती हैं, दो। वोकल कार्ड इस तरह से स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वोकल कार्ड स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इन्हीं दोनों को मिला करके बोलते हैं लैरिंग्स। जब इनके बीच से एयर पास होती है, इनके बीच से, जैसे मान लीजिए इसके बीच से ऐसे पाइप जैसी है और एयर पास हुई, तो जब एयर पास होती है तो इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, डिफरेंट टाइप का वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से हम लोगों के गले में साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वी प्रोड्यूस साउंड इन द लैरिंग्स ऑफ आवर थ्रोट। हमारे गले में जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में ही साउंड प्रोड्यूस होता है। और लैरिंग्स में 2 स्किन पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वोकल कार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं वोकल कार्ड। द लैरिंग्स हैव द 2 वोकल कार्ड्स व्हिच आर फोल्ड ऑफ द टिश्यू विद अ स्लिट लाइक ओपनिंग बिटवीन देम। एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है दोनों वोकल कार्ड के बीच में, और जब वहां से एयर पास होती है तो उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है हमेशा वाइब्रेशन से। तो इस तरह से हम लोगों के थ्रोट में साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपका आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए दो तरह की चीजें, दो तरह की नॉइज होती मिल, दो तरह की साउंड होती मिली, एक होता है नॉइज, एक होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो नॉइज रेगुलर होती है, जो साउंड रेगुलर होता है, जो साउंड रेगुलर होता है उसको हम म्यूजिक बोलते हैं, और जो साउंड इरेगुलर होता है उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं, उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क लें, अगर हम लोग एक ट्यूनिंग फॉर्क लें तो उसमें सेम टाइप की फ्रिक्वेंसी होती है, बट अगर हम इसी तरह को सितार लें, गिटार लें, वीणा लें और उसका वायर जो है, उसके जो वायर को जब हम उससे म्यूजिक क्रिएट करते हैं, बजाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसीज जनरेट होती हैं। तो जब डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसीज रेगुलर वे में जनरेट होती हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं म्यूजिक। बट अगर डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसीज इरेगुलर वे में जनरेट होती हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं नॉइज। तो ये आपका डिफरेंस होता है म्यूजिक और नॉइज में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप आपका है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में वो आते हैं जिसमें वायर लगे हुए होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल है सितार, गिटार, वीणा, वायलिन, सरोद, जिसमें वायर लगे होते हैं और जिसको या तो उंगलियों से हिला के या किसी मेटल स्टिप से उसको वाइब्रेट करके उसमें साउंड क्रिएट की जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड वन इज द विंड इंस्ट्रूमेंट। ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें साउंड क्रिएट करने के लिए, जिसमें साउंड क्रिएट करने के लिए हम एयर को फूंकते हैं, मतलब उसमें हवा देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड वन इज द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट जिसपे किसी चीज से हिट करके या बीट करके साउंड क्रिएट की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है ड्रम, तबला, मृदंग, जाइलोफोन, ढोलक, इलेक्ट्रिक ड्रम एटसेट्रा, ये सब आपके परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो ये 3 टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉइज की। देखिए नॉइज जो है वो अनप्लीजेंट साउंड है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा इरेगुलर साउंड को हम लोग नॉइज बोलते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि एन अनप्लीजेंट एंड इरेगुलर साउंड इज नोन एज द नॉइज। देखिए अब क्या होता है, हम लोगों ने सुना नॉइज पॉल्यूशन। अगर एक्सेसिव अमाउंट में अनप्लीजेंट साउंड हमारे अराउंड में, हमारे एनवायरनमेंट में
क्रिएट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉइज पॉल्यूशन। एक्सेसिव नॉइज इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन। जो यूनिट है साउंड की, साउंड जिसमें हम मेज़र करते हैं कि कितनी इसकी, जैसे हर चीज़ की यूनिट होती है वैसे साउंड की भी यूनिट होती है, तो जो आपकी साउंड की यूनिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। साउंड को हम लोग मेज़र करते हैं डेसिबल में कि कितने डेसिबल पे ये बज रहा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कहीं पे कोई नॉइस क्रिएट हो रही है तो वो कितने डेसिबल पर है। देखिए यहाँ पर कुछ साउंड की रेंजेस दी हैं, लाउडनेस की रेंजेस दी हैं, ये फीलिंग दी हैं कि ये हमारे जब कानों पे पड़ती है या इसकी जब साउंड हम सुनते हैं तो हमें कैसी फीलिंग होती है, और ये इसके सोर्सेस हैं। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट ये जो रेंज ऑफ लाउडनेस है ये क्या है, ये आपकी दी हुई है डेसिबल में। डेसिबल में कि कितने डेसिबल की साउंड यहाँ पर जनरेट हो रही है, ये डेसिबल में वैल्यू दी है लाउडनेस ऑफ द रेंज। जब साउंड, जैसे हम साउंड का वॉल्यूम या लाउडनेस मेजर करते हैं तो डेसिबल में मेजर करते हैं। ये फीलिंग है और सोर्सेस, जैसे फर्स्ट है 1 to 10 डेसिबल। 1 to 10 डेसिबल ये जस्ट ऑडिबल होती है, जैसे हम लोग जो इसको बिल्कुल साइलेंस में भी रख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा हवा चलती तो थोड़ी थोड़ी सी साउंड आती है, तो उसमें जस्ट इसको हम लोग रखते हैं, साइलेंस मोड पे रहता है। 10 to 30 वेरी क्वाइट एट होम, जैसा हम लोग घर पे ऑर्डिनरी बातचीत करते हैं। फिर आपका आता है 30 to 50, ये आपका क्वाइट होता है, जैसे क्लास में जब टीचर स्पीच दे रहे होते हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट्स कीप साइलेंस रहते हैं, तो उस टाइम की जो साउंड होती है वो 30 to 50 में आती है, इसको क्वाइट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द मॉडरेटली लाउड, जैसे क्लास में अगर सारे बच्चे शोर मचा रहे हों या टीचर किसी को डांट रहे हों, तो उस टाइम की जो साउंड होती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेटरी लाउड, और ये आता है स्पीच शाउटिंग, इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे ये नॉर्मल लिखा और ये शाउटिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज द 70 to 90 वेरी लाउड, हेयर ड्रायर, ट्रैफिक, इन सब जगह की जो साउंड होती है उसमें आता है, जैसे मार्केट में जाओ तो मार्केट में जो आपको भीड़ मिलती है उसमें जो साउंड आती है वो 70 to 90 डेसिबल की होती है, ये वेरी लाउड साउंड में आती हैं। नेक्स्ट वन इज द 90 to 120, 90 to 120 ये आपकी आती है अनकंफर्टेबल में। अनकंफर्टेबल में कार हॉर्न और ट्रक हॉर्न, कार और ट्रक के जो हॉर्न होते हैं उन सब में आती है, जैसे आपके कार के हॉर्न हैं और टेम्पो के हॉर्न हैं, ट्रेन का हॉर्न है, वो सब जो आता है वो इसी रेंज में आपका आता है 90 to 120। ये अनकंफर्टेबल होता है, अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपके पीछे कोई हॉर्न तेजी से बजा दे तो आपको बहुत इरिटेशन फील होता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल होता है। लास्ट वन इज द 120 to 180, यही पेनफुल इस सिचुएशन होती है जो कि इंसान को बहरा बना देती है, उसका कान की हो सकता है कि उसकी हीयरिंग कैपेसिटी चली जाए, उसकी हीयरिंग कैपेसिटी फिनिश हो जाए। 120 to 180 पेनफुल, या था आपका जैसे थंडर, आप देखते होगे बिजली कड़कती है रेनी सीजन में, एयरक्राफ्ट, जब एयरक्राफ्ट की जो टेकिंग ऑफ और लैंडिंग ऑफ होती है उस सिचुएशन में। फिर आपका आता है रॉकेट, रॉकेट की बात करें आपने देखा होगा रॉकेट जब निकलता है तो बहुत तेज़ी से निकलता है। या जो फाइटिंग प्लेन्स होते हैं जैसे आपके मिग 17 है, मिग 29 है, इन सब तरह के जो प्लेन्स होते हैं, फाइटिंग प्लेन्स होते हैं, उन सब की जो रेंज आती है 120 to 180 डेसिबल की रेंज में ये आती है। तो ये आपकी रेंज थी लाउडनेस की, फीलिंग और सोर्स था। आप इसको अपनी कॉपी में लिख करके लर्न करिए।